वेतन की पर्ची यानी सैलरी स्लिप में कई तरह की कटौतियां होती हैं। प्रोविडेंट फंड, टैक्स और भी बहुत कुछ। हम्म। लेकिन एक कटौती ऐसी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। एक बहुत छोटी सी रकम जो LWF या श्रम कल्याण निधि के नाम से कटती है। हाँ, बहुत छोटी होती है अक्सर। आज हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं। कुछ सरकारी सूचनाएं हैं, कुछ कानूनी फर्मों के बुलेटिन हैं, कंप्लायंस वेबसाइटों के लेख हैं, और इनके जरिए हम इसी छोटी सी कटौती की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैसा है क्या, जाता कहाँ है, और क्यों हाल ही में ये छोटी सी रकम कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये पहेली वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी चाबी ये समझने में है कि ये कोई एक मतलब कोई राष्ट्रव्यापी कानून नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से राज्यों का मामला है। हाँ। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि भारत के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 16 में ही लेबर वेलफेयर फंड एक्ट लागू है। सिर्फ 16 में? जी, इसका सीधा मतलब है कि हर राज्य के अपने नियम, अपनी दरें और पैसा जमा करने की अपनी अलग-अलग तारीखें हैं। और यहीं से आप समझिए सारी जटिलता शुरू होती तो है। सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये लेबर वेलफेयर फंड आखिर है क्या? इसका मकसद क्या है? देखिए, हमारे एक स्रोत क्लियर टैक्स के लेख के अनुसार ये एक वैधानिक अंशदायी निधि है जिसे राज्य सरकारें चलाती हैं। दो भारी शब्द हैं यहाँ, वैधानिक और अंशदायी। हाँ, मैं समझाती हूँ। वैधानिक यानी कानूनन अनिवार्य, और अंशदायी यानी इसमें पैसा कर्मचारी और नियोक्ता मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से आता है। अच्छा। और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें एक तरह की सामाजिक सुरक्षा देना है, जो शायद उनकी तनख्वाह या दूसरी बीमा योजनाओं के दायरे से बाहर हो। अच्छा, तो ये एक तरह से एक हाइपर लोकल सोशल सेफ्टी नेट है। मतलब उसी राज्य के कर्मचारियों के लिए उसी राज्य में इकट्ठा किए गए पैसे से चलता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, हाइपर लोकल। पर ये जीवन स्तर को बेहतर बनाने का असल में मतलब क्या है? ये पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल बहुत ही जमीनी स्तर की जरूरतों के लिए होता है, जैसे कि किसी कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना, या फिर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता देना। कुछ राज्यों में तो ये फंड रियायती दरों पर घर बनाने के लिए लोन भी मुहैया कराता है। अरे वाह! यहाँ तक कि बेरोजगार कर्मचारियों या महिलाओं को घर से कोई छोटा-मोटा उद्योग शुरू करने में मदद करना या फिर किसी नई स्किल को सीखने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना भी इसके दायरे में आता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया कि ये हर जगह लागू नहीं है। नहीं है। हमारे पास HR डेक का एक लेख है जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे कई बड़े राज्यों में ये है ही नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं है ना कि देश के इतने बड़े हिस्से में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये भारतीय श्रम कानूनों की जो संघीय बनावट है, उसको दिखाता है। इन राज्यों में ऐसी कोई अनिवार्य निधि नहीं है। हो सकता है उनके पास दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हों, लेकिन इस तरह का संगठित अंशदायी मॉडल नहीं है। और यही चीज कंपनियों के लिए चुनौती बनती होगी। बिल्कुल, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनके दफ्तर पूरे देश में हैं। उन्हें ये पता लगाना पड़ता है कि उनके किस ऑफिस पर ये कानून लागू होता है और किस पर नहीं। और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जिन 16 राज्यों में ये लागू है, वहां भी एक जैसे नियम नहीं है। योगदान की राशि और उसे जमा करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि आंकड़े सुनकर इसकी असली जटिलता समझ आएगी। बिल्कुल, दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। हमारे एक स्रोत सिम्प्लायंस के मुताबिक यहाँ हर 6 महीने में योगदान जमा होता है। अब राशि सुनिए। हाँ। कर्मचारी की जेब से कटते हैं सिर्फ 75 पैसे। क्या 75 पैसे? जी हाँ, 75 पैसे। और कंपनी देती है 2 रुपये 25 पैसे, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 रुपये हर 6 महीने में। 75 पैसे? आज के जमाने में तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इसे इकट्ठा करने और इसका हिसाब किताब रखने का खर्चा ही इससे ज्यादा आता होगा। यही तो मुद्दा है। इतने कम पैसे से कौन सी कल्याणकारी योजना चलती होगी? ये दरें शायद दशकों पहले तय की गई थीं और फिर वो कभी बदली ही नहीं गई। ये एक तरह से सिस्टम के ऑटो पायलट पर चलने का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन अब अगर हम दिल्ली की तुलना गुजरात से करें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सेट इंडिया बिज का लेख बताता है कि गुजरात में भी योगदान छमाही है, लेकिन राशि देखिए,
कितनी है? कर्मचारी के लिए 6 रुपए और नियोक्ता के लिए 12 रुपए, यानी कुल 18 रुपए। यह दिल्ली के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये पैसे कब और कितनी बार जमा करने हैं इसका भी कोई एक नियम नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि तमिलनाडु का मामला ले लीजिए। ग्रेट एचआर की जानकारी के मुताबिक वहां योगदान सालाना होता है, हर 6 महीने पर नहीं। अच्छा, साल में एक बार? हाँ, साल के अंत में 31 दिसंबर को कर्मचारी से 20 रुपए और नियोक्ता से 40 रुपए लिए जाते हैं। तो सोचिए एक कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के बारे में। हाँ, उन्हें दिल्ली के कर्मचारी के लिए हर 30 जून और 31 दिसंबर को 3 रुपए का हिसाब रखना है, गुजरात वाले के लिए 18 रुपए का और तमिलनाडु वाले के लिए साल में एक बार 31 दिसंबर को 60 रुपए का। अगर कंपनी के हजारों कर्मचारी इन अलग-अलग राज्यों में हैं, तो ये एक छोटा-मोटा काम नहीं रह जाता। ये एक बड़ा कंप्लायंस सिरदर्द बन जाता है। और लगता है कि ये सिरदर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ राज्य अब इस ऑटो पायलट मोड से बाहर आ रहे हैं। महाराष्ट्र इसका एक बड़ा उदाहरण है ना? हाँ, महाराष्ट्र में हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है। प्रॉम्प्ट पर्सनेल द्वारा साझा की गई एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार जून 2024 से वहां दरें काफी बढ़ा दी गई हैं। कितनी? अब छमाही योगदान कर्मचारी के लिए 25 रुपए और नियोक्ता के लिए 75 रुपए है। मतलब कुल 100 रुपए हर 6 महीने में। जी, कुल 100 रुपए। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। 100 रुपए हर 6 महीने में, यानी साल का 200 रुपए। ये 75 पैसे वाली दिल्ली की दुनिया से तो बहुत ही अलग है। लेकिन सिर्फ दरें ही क्यों बढ़ाई गई? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये सिर्फ एक मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि राज्य सरकारें अब इन फंड्स को लेकर ज्यादा गंभीर हो रही हैं। शायद उन्हें ये महसूस हो रहा है कि पुरानी दरें आज की महंगाई के हिसाब से किसी भी सार्थक कल्याणकारी योजना के लिए नाकाफी थीं। सही बात है। तो महाराष्ट्र सरकार का यह कदम उन योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बदलाव किया है। वो क्या? अब योगदान केवल ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है। यह डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासन आसान होगा। तो अगर महाराष्ट्र ने एक बड़ा कदम उठाया है, तो कर्नाटक तो जैसे इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया है। हमारे पास किंगस्टब एंड कसीवा और खैतान एंड कंपनी दोनों कानूनी फर्मों के दस्तावेज हैं, जो कर्नाटक में हुए हालिया बदलावों की बात करते हैं। ये बदलाव तो बहुत बड़े लगते हैं। बहुत बड़े। ये इस पूरे ट्रेंड का सबसे नाटकीय उदाहरण है। 10 जनवरी 2025 को लागू हुए संशोधन के तहत कर्नाटक ने योगदान की दरों को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। कितना? कर्मचारी का वार्षिक योगदान 20 रुपए से बढ़ाकर सीधा 50 रुपए कर दिया गया है। 2.5 गुना की बढ़ोतरी। हाँ, और नियोक्ता का योगदान तो और भी ज्यादा बढ़ा है। ये 40 रुपए से सीधा 100 रुपए कर दिया गया है। ये भी 2.5 गुना। इसका मतलब है कि अब कुल वार्षिक योगदान 150 रुपए हो गया है, जो पहले सिर्फ 60 रुपए था। बिल्कुल, यह एक 150% की सीधी वृद्धि है। और इस बढ़ोतरी के साथ साथ उन्होंने नियमों को भी बहुत सख्त कर दिया है। अच्छा। कर्नाटक का लेबर वेलफेयर बोर्ड की 24 दिसंबर 2024 की एक प्रेस नोट में साफ लिखा है कि ये योगदान अब केवल उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएगा। मतलब कोई ऑफलाइन चालान या चेक नहीं चलेगा? कुछ नहीं, सब कुछ डिजिटल। और उसी प्रेस नोट में एक चेतावनी भी छिपी है। उसमें साफ लिखा है कि अगर भुगतान में देरी हुई तो पहले 3 महीनों के लिए 12% और उसके बाद 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। 18% ब्याज? हाँ, ये तो क्रेडिट कार्ड के ब्याज जैसा लगता है। क्या ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा सख्त नहीं है? इसका छोटे व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा? ये निश्चित रूप से सख्त है और इसका मकसद भी यही है। सरकारें अब ये संदेश दे रही हैं कि लेबर वेलफेयर फंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कोई वैकल्पिक दान नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। ये ऊंची ब्याज दरें और अनिवार्य ऑनलाइन भुगतान, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका लक्ष्य है सिस्टम में अनुशासन लाना और ये सुनिश्चित करना कि फंड में पैसा समय पर आए, ताकि योजनाओं को ठीक से चलाया जा सके। मतलब छोटे व्यवसायों को अब अपनी कंप्लायंस प्रक्रियाओं को और मजबूत करना होगा। बिल्कुल। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं। पहले महाराष्ट्र और अब कर्नाटक, दोनों ही राज्य LWF को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। दरें बढ़ा रहे हैं, प्रक्रियाएं डिजिटल कर रहे हैं और देरी पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। हाँ, एक ट्रेंड तो दिख रहा है। तो क्या ये सब अलग अलग